दोस्तों नमस्कार। BCW चैनल में आपका स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री का जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था उसका यह लास्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करेंगे पूना पैक्ट से लेके 1947 तक जो जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं हम उसकी बात करेंगे। इस पीरियड में देखेंगे छोटे छोटे घटनाएं हैं, जैसे पूना पैक्ट हो गया, उसके बाद देखेंगे त्रिपुरी संकट हो गया, सुभाष चंद्र बोस कैसे प्रेसिडेंट बनते हैं, फिर वो रिजाइन देंगे, फिर उसके बाद कौन बनेगा, कैबिनेट मिशन हो गया, साइमन कैबिनेट मिशन और क्रिप्स मिशन वगैरह, ये सब छोटे छोटे टॉपिक आएंगे। इसमें 2-3 फैक्ट आपको देखना है। एक तो अब देखना है कि कब हो रहा है, टाइम पीरियड। दूसरा ये पूछा जाता है कि इसका एम क्या था और इसका रिजल्ट क्या निकला। आखिर कैबिनेट मिशन आया तो उसका रिजल्ट क्या निकला, क्रिप्स मिशन आया तो उसका रिजल्ट क्या निकला, कम्युनल अवार्ड आया तो उसका रिजल्ट क्या निकला, ये सब पूछा जाता है। तीसरा एक और सवाल ऐसे प्रश्न में बनता है, ऐसे टॉपिक में बनता है कि 2-3 घटना दे देगा और उसको क्रोनोलॉजी में सजाना होगा, कौन 1 नंबर पे होगा, कौन 2 पे होगा, कौन 3 पे होगा, कौन 4 पे होगा। तो ठीक है, एक छोटा सा क्रोनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला टॉपिक है पूना पैक्ट, जिसे कम्युनल अवार्ड भी बोलते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि आखिर पूना पैक्ट आता क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है। पूना देखिए, हिस्ट्री के कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले सबसे पहले आप देखेंगे कि पूना पैक्ट आ रहा है तो इसके पहले कारण कुछ हुआ होगा तभी तो आ रहा है। तो कारण ज़रूर जानिए, कारण और एम ज़रूर जानिए, ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पूना पैक्ट के जस्ट पहले हम पहले वीडियो में बात किए थे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, गोल मेज सम्मेलन हो रहा है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या था, सेकंड। फर्स्ट और थर्ड में कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है, गांधी पार्टिसिपेट करते हैं। सेकंड में कांग्रेस के रिप्रेजेंट करते हैं, भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे लिए सेकंड इम्पोर्टेंट है। जब सेकंड में गांधी जी वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे इनके साथ कौन होंगे, अम्बेडकर होंगे। हालांकि कांग्रेस इनको नहीं भेजेगा, लेकिन अम्बेडकर वहाँ पे जाएंगे और अम्बेडकर वहाँ पे क्या बात करेंगे, दलित वर्ग की बात करेंगे। ये कहेंगे कि दलित वर्ग को रिजर्वेशन वगैरह देना चाहिए। ये दलित का अपना राग छेड़ देंगे वहाँ पे। इस बात से गांधी नाराज़ हो जाएंगे और गांधी जब नाराज़ होंगे तो वहाँ से कोई ठोस निर्णय नहीं निकल पाएगा, मतलब रिजल्ट इसका भी कुछ नहीं होगा। जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब फेल हो जाएगा और थर्ड में बुलाया जाएगा तो गांधी जी नहीं जाएंगे। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में घटना क्या हो रही है, जो साइमन कमीशन का रिपोर्ट आया था इसी पर तो चर्चा हो रही थी। अब साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा हुई नहीं, भारत के लोग पार्टिसिपेट किए नहीं, मतलब सारा मामला फेल हो गया। अब यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है वो है कौन, रैमजे मैकडोनाल्ड। जब पूना पैक्ट हो रहा है इस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर है यूके का वह है रैमजे मैकडोनाल्ड। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा आता है, मैकडी के नाम से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, अगस्त 1932 में, डेट याद करेंगे ज़्यादा बढ़िया होगा, 16 अगस्त 1932 को एक डिक्लेरेशन करेगा और वो कहेगा कि हम जो दलित जो सोसाइटी है, जो दलित सोसाइटी के लोग हैं उनको हम कुछ रिजर्वेशन देंगे। इसकी यह घोषणा करेगा अगस्त 1932 में। ठीक है, जब बात यह भारत तक आएगा, लोग सुनेंगे, मतलब गांधी जी सुनेंगे, तो गांधी जी उस समय रहेंगे कहाँ पे, जेल में रहेंगे। जेल कौन सा है, यरवदा जेल। इसी जेल से गांधी जी कहेंगे कि हम अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। और कहा जाता है गांधी का यह पहला आमरण अनशन था, फर्स्ट अनटू डेथ, पहला आमरण अनशन। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि गांधी का पहला आमरण अनशन कब हुआ था, इसी टाइम में हुआ था 1932 में। कहाँ से होता है, यरवदा जेल से होता है। ठीक है, गांधी जी जब 20 अगस्त का डेट है, यहाँ पे डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, 20 अगस्त 1932 को स्टार्ट करेंगे आमरण अनशन। 4 दिन बाद 24 अगस्त को अंबेडकर और गांधी के बीच में एक संधि किया जाएगा, गांधी और अंबेडकर के बीच में संधि किया जाएगा। और यही संधि जो है इसी को कहा जाता है पूना पैक्ट, जो कि पूना में होता है। तो इसी संधि के नाम पे इसका नाम पड़ा है पूना पैक्ट। अब यहाँ पे 2 सवाल बनता है। एक तो सवाल बनेगा कि जब कम्युनल अवार्ड आया जो रैमजे मैकडोनाल्ड ने लाता है, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि
पहले जो रिजर्वेशन का सीट होता था 71 सीट था, अब इसको बढ़ा के कर दिया गया 147। ठीक है, आप कई बुक पढ़ेंगे वहाँ पे 148 लिखा होगा, लेकिन आप 148 को नहीं मानेंगे, आप 147 मानेंगे, क्योंकि बीपीएससी पहले यह सवाल पूछ चुका है और उसमें आंसर बीपीएससी 147 माना है, तो आप बीपीएससी को ही कंसीडर करेंगे, 147 मानेंगे। ठीक है, बहुत सारा बुक 47 लिखता है, बहुत 48 लिखता है, ऑथेंटिक 47 है। ठीक है, जब गांधी अंबेडकर दोनों ने पूना पैक्ट पे साइन किया तो अंबेडकर तो अपना साइन करते हैं। अब सवाल कई बार पूछा जाता है कि हम गांधी की जगह पे कौन साइन करेंगे, तो गांधी की जगह पे आप देखेंगे मदन मोहन मालवीय जी इनके बदले में साइन करेंगे। ठीक है, तो कई बार ये आरोप भी लगाया जाता है कि अम्बेडकर तो साइन किए लेकिन गांधी उस पर साइन नहीं करते हैं, गांधी इससे नाराज़ थे वगैरह वगैरह जो भी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रिप्रेजेंट ये संधि के यही कर रहे थे गांधी के बिहाफ पे मदन मोहन मालवीय। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि गांधी के बदले कौन साइन किया, मदन मोहन मालवीय किए वगैरह वगैरह, ये सब याद रखेंगे आप। ठीक है, लेकिन गांधी अम्बेडकर ही मेन रोल में थे यहाँ पे। और जो रामजे मैकडोनाल्ड का कम्युनल अवार्ड था, इसमें सीट जो था 71 से, जो 71 रिप्रेजेंट लोगों मतलब दलित लोगों का रिजर्व सीट था, उसको बढ़ा के 147 कर दिया गया। ठीक है, अब इसमें दूसरा एक और घटना हुआ कि यह सीट माइनॉरिटी को दिया गया। माइनॉरिटी कहने का मतलब ये है कि पहले हमने देखा था कि मुसलमान और सिख यही दो माइनॉरिटी में आते थे, माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक में आते थे। अब कहा गया कि दलित भी माइनॉरिटी में आएंगे, अब माइनॉरिटी में दलित को भी रख देगा। अब देखिए, मुसलमान सिख दलित सभी जो हो गए माइनॉरिटी हो गए। अब हिंदू में कितना डिवीज़न कर दिया गया, यही कहीं ना कहीं से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी। ठीक है, कि सबको वर्ग में बांट दो, जितने वर्ग में बांटा जाएगा उतना ही शासन करना आसान होगा। ठीक है, ये था आपका कम्युनल अवार्ड। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से पूछा जाएगा यहाँ से बन सकता है, ये डेट याद करेंगे, यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। अब इसके बाद देखेंगे टाइम कौन सा है, 1932। सीडीएम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, कम्युनल अवार्ड आ गया है, गांधी और अंबेडकर के बीच में समझौता हो गया। इस टाइम में देखेंगे गांधी का जो रुझान होगा धीरे धीरे आंदोलन से हट के अब वह कल्चरल एक्टिविटी कुछ करेंगे। इसी टाइम में देखेंगे एक जो 1932 में एक जो होगा ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया था, 1932 में बनता है। इसका नाम गांधी जी बदलेंगे और इसका नाम करेंगे हरिजन सेवक संघ। ठीक है, इसके अध्यक्ष किसको बनाएंगे, इसके पहले अध्यक्ष बनेंगे उस समय के जो व्यापारी होंगे वो होंगे घनश्याम दास बिड़ला। उस समय के जो व्यवसायी थे वो फ्रीडम फाइटर भी थे, मतलब आज़ादी में भी अपना योगदान देते थे, व्यवसाय भी करते थे, आज़ादी में योगदान देते थे। ये घनश्याम दास बिड़ला, इन पर सवाल कई बार पूछा गया है। एक इसी टाइम में बाबू जगजीवन राम एक सोसाइटी बनाएंगे, लीग बनाएंगे, उसका नाम होगा डिप्रेस्ड क्लास। लीग, डिप्रेस्ड क्लास लीग बनाएंगे। कौन बनाएंगे, जगजीवन राम। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। 32 की घटना हो गई। अब देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि 1935 में हम देखेंगे आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इस एक्ट में बहुत सारा चीज़ कहा जाएगा और इस एक्ट से आप देखेंगे डायरेक्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत सारा चीज़ वहाँ से लिया गया है। इसमें इलेक्शन की बात की गई है कि इलेक्शन कैसे होना चाहिए, और इसी के आधार पे 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आधार पे भारत में 1937 में चुनाव कराया जाएगा। यहाँ से सवाल हमेशा पूछा जाता है, चुनाव कराया जाएगा और बहुत सारे लोग रिप्रेजेंटेटिव चुन के आएंगे भारत में, लेकिन ये लोग सरकार नहीं चला पाएंगे ज़्यादा दिन तक, और मात्र 28 माह के बाद ये लोग अपना रिजाइग्नेशन दे देंगे, त्याग पत्र दे देंगे।
अब आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि जब ये चुन के आए थे 28 महीना में क्यों त्यागपत्र दे दिया, आखिर क्या ऐसा रीज़न आया? तो कारण ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वार उस समय स्टार्ट हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ तो भारत को बिना पूछे बिना सजेशन लिए इंग्लैंड ने अपनी ओर से भारत को शामिल कर लिया। भारत के लोगों का ये मानना था कि भाई तुम विश्व युद्ध लड़ रहे हो, तुम्हारा फ़ायदा है, तुम्हारा नुकसान है, गलती तुम्हारा है, जीतोगे तो फ़ायदा तुमको होगा, भारत को उससे क्या मतलब? भारत को न किसी से दोस्ती है न किसी से बैर है, तो फिर हम लड़ाई में क्यों शामिल हो? इसी आधार पे ये लोग अपना त्यागपत्र देते हैं कि हम किस चीज़ का सरकार चलाएं जब हमसे पूछा ही नहीं गया और पूरे देश को आप शामिल कर लिए। तो इस आधार पे लोग नाराज़ होते हैं और ये लोग अपना त्यागपत्र दे देते हैं कि हम सरकार में नहीं रहेंगे। ठीक है, अब देखिए ये कब रेजिग्नेशन देते हैं? 22 अक्टूबर 1939 को। ठीक है, 22 अक्टूबर 1939 को रिजाइन कर देते हैं लोग। 2 महीने बाद 22 दिसंबर 1939 को जिन्ना इसी दिन को मुक्ति दिवस मनाता है। मुक्ति दिवस मतलब डे ऑफ डिलीवरेंस। ठीक है, यह पूछा हुआ सवाल है कि जिन्ना मुक्ति दिवस कब मनाता है? 22 दिसंबर को मनाता है। ठीक है, डे ऑफ डिलीवरेंस। देखिए दो ऐसे शख्स हैं, एक हैं वीर सावरकर, एक है जिन्ना। इनका 2 फेज है। वीर सावरकर, एक सावरकर के बारे में एक घटना याद आती है। जैसे सावरकर को बहुत लोग विलन मानता है, बहुत लोग हीरो मानता है। अगर भगत सिंह की बात करें तो भगत सिंह सावरकर को हीरो मानते हैं। अब देखेंगे कैसे। भगत सिंह को फांसी कब होती है? 1923 में, सॉरी 1931 में होता है। 1931 में तो मर जाएंगे। इसके पहले जो वीर सावरकर का रोल होगा बड़ा एक मतलब आंदोलनकारी के रूप में होगा। लंदन हाउस में रहेंगे और लंदन में जब ये रहेंगे 50 साल का जब पूरा होगा तब ब्रिटिश के खिलाफ जो 1857 की क्रांति हुई है उसके 85वीं सालगिरह पे ये बड़ा वहाँ पे जश्न मनाएंगे, किताब लिखेंगे। मतलब एक क्रांतिकारी के रूप में वीर सावरकर हैं। लेकिन जब इनका जो सेकंड फेज आप देखेंगे, जब ये जेल में जाएंगे उसके बाद माफ़ी मांगेंगे और जेल से बाहर आएंगे, उसमें ब्रिटिशर्स के हित में बात करेंगे और हिंदू राष्ट्र की बात करने लगे। इनका एक दूसरा फेज दिखता है। तो भगत सिंह इनको पहले रोल में देखे हैं। तो भगत सिंह अपने किताब में लिखते हैं कि वीर सावरकर एक राष्ट्रवादी आदमी थे। अब अभी के टाइम में आप देखेंगे लोग कोट करता है, लिखता है भगत सिंह भी वीर सावरकर को राष्ट्रवादी मानते थे। तो भाई उनके पहले फेज को देखे हैं, लेकिन दूसरे फेज की अगर वीर सावरकर की बात करें उनका दूसरा फेज बड़ा ही कंट्रोवर्शियल है, बिल्कुल अपने पहले फेज के विपरीत है। तो यहाँ पे आप उनको क्रांतिकारी तो नहीं मान सकते हैं, उनका जो बहुत काम था गलत था। ठीक है, तो ये कभी भी आप देखें तो इन दोनों फेज में अंतर करें। दूसरा है जिन्ना। जिन्ना का भी वही हाल है लगभग। जिन्ना भी पहला फेज में बहुत क्रांतिकारी आदमी है, बहुत नेशनलिस्ट आदमी है, लेकिन दूसरा फेज जब देखते हैं जिन्ना को जब लंदन से वापस आता है उसके बाद हम देखेंगे जिन्ना बहुत एक उग्र मुस्लिम नेता के रूप में आता है और ये पाकिस्तान की मांग करने लगता है। ये दोनों लोग शुरुआत में क्रांतिकारी रहते हैं। इनका दोनों का दूसरा फेज होता है बड़ा ही विवादास्पद रहा है और दोनों का एम यही है, एक हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, एक मुस्लिम राष्ट्र की बात करेंगे और दोनों अल्टीमेट मिलके विभाजन के सबसे बड़े जिम्मेदार होते हैं। मतलब इन्हीं के कारण होता है ना। ये लोगों में यही वो फूट डालते हैं कि हिंदू राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र क्या है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, है ना। तो ये दोनों का थोड़ा सा अगर क्रिटिसाइज करें दोनों पे तो पहला फेज भी याद करें और कुछ इनके बारे में फेवर में बात करें तो इनके दूसरे फेज को भी याद करें। ठीक है, इन दोनों का बहुत डायलेमा वाला हाल है। चलिए अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं त्रिपुरी संकट के बारे में। त्रिपुरी संकट की बात करें तो एक घटना है सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ। देखिए हम 2 सेशन की बात करेंगे, एक है 1938, एक है 1939। पहले हम 38 की बात करते हैं। ये है हरिपुरा सेशन। हरिपुरा इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हो रहा है। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनाए जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनेंगे पहली बार, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बनेंगे
और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि निर्विरोध बनेंगे, निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाएंगे। 1 साल जब इनका टर्म पूरा हो जाएगा तो जब अगला बार चुनाव होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात होगी अध्यक्ष चुनने का, ये कहाँ पे होगा? जबलपुर में होगा। जबलपुर कहाँ पे है? एमपी में है। हरिपुरा कहाँ पे है? कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, हरिपुरा गुजरात में है। जब जबलपुर में अध्यक्ष चुनने की बात होगी तो कुछ लोग कहेगा 2 कैंडिडेट खड़ा होंगे, एक है पट्टाभी सीतारामैया और इधर साइड से खड़े होंगे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे जीत जाएंगे, ठीक है। गांधी के कैंडिडेट कौन है? पट्टाभी सीतारामैया, ये हार जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे जीतेंगे और फिर से अध्यक्ष बन जाएंगे दूसरी बार, ठीक है। जब दूसरी बार ये अध्यक्ष बनेंगे तो एक कहीं ना कहीं कांग्रेस पे ये चाहेंगे कि हम जो चाह रहे हैं वहीं काम किया जाए। मतलब कांग्रेस की एक कार्यकारिणी समिति थी, जो भी बात होता था यह समिति डिसाइड करती थी क्या किया जाए, कैसे किया जाए। कार्यकारिणी समिति में जो कुछ लोग थे वह गांधी से जुड़े हुए लोग थे। अब सुभाष चंद्र बोस चाहते थे ये समिति जो है इनके हिसाब से काम करे। समिति चाहती थी हम अपने हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि उसमें जो नेता होते थे लोग काफ़ी, वो नेता डिप्लोमेटिक नहीं होते थे, काफ़ी वो इंटेलेक्चुअल होते थे और हर नेता में अपने डिसीजन लेने की अलग खूबी होती थी। तो उस समय कोई भी नेता किसी के दबाव में काम नहीं करता था। अभी के टाइम में जो कमेटी बन जाती है तो जो चेयरमैन मान लेता है वही होता है। उस समय ये नेताओं का हाल नहीं था, सब कोई का अपना इंडिविजुअल विचार था, सब कोई पढ़ा लिखा था, सब कोई विद्वान था, सब लोग किताब लिखता था, तो सबकी अपनी अपनी सोच थी। तो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति जो थी इनकी बातों में थोड़ा नहीं आती है और इनका थोड़ा सा मनमुटाव इस पे होता है। अब सुभाष चंद्र बोस को यहाँ पे लगता है कि कांग्रेस कार्यकारिणी समिति हमारी बात नहीं मान रही है, इस पर थोड़ा सा मनमुटाव होता है और सुभाष चंद्र बोस यहाँ से रिजाइन दे देते हैं। जब ये रिजाइन देंगे उसके बाद अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा? ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जब जबलपुर में 1932 में, जबलपुर मतलब यही है त्रिपुरी एक जगह है जो कि जबलपुर में है। जबलपुर कहाँ है? एमपी में है, ठीक है। तो जब त्रिपुरी संकट होता है तो उस समय जब सुभाष चंद्र बोस रिजाइन दे देंगे तो अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा? यहाँ पे अध्यक्ष बनेंगे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाएगा। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे क्या करेंगे? सुभाष चंद्र बोस यहाँ से जब रिजाइन कर देंगे तो वो एक बनाएंगे फॉरवर्ड ब्लॉक। – 1939 में बनाएंगे। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि जब सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी सेशन से रिजाइन देते हैं उसके बाद क्या किस चीज़ की स्थापना करेंगे? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करेंगे, ठीक है। चलिए इतना घटना हो गया। अब थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं हम व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करेंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करेंगे, ये कब होगा? 1940 में हम आ गए, 17 अक्टूबर। हालांकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद रखेंगे, अक्टूबर 1940 की बात है। कारण क्या होगा? कारण की बात करें तो एक आया था अगस्त ऑफर, अगस्त प्रस्ताव आया था। इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अस्वीकार कर लिया। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस अस्वीकार कर देती है तो उसके बाद ब्रिटिशर्स के खिलाफ यह एक नैतिक विरोध होगा कि हम लोग आंदोलन करें। और आंदोलन कैसा होना चाहिए? व्यक्तिगत रूप से होना चाहिए। हम जुलूस नहीं निकाल सकते हैं, सभा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने घर में बैठ के तो हम कर सकते हैं। तो यही था इंडिविजुअल सत्याग्रह। इसमें ज़्यादा सवाल बनता नहीं, बहुत छोटा टॉपिक है। इसमें आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि पहले सत्याग्रही कौन है? वो है विनोबा भावे। दूसरे कौन हैं? जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे कौन हैं? ब्रह्मदत्त। और आपसे एग्जाम में पिछली बार यही सवाल पूछा था कि तीसरा कौन था? ब्रह्मदत्त, ठीक है। ये उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। हाँ, क्रिप्स मिशन बहुत फेमस टॉपिक है, इसको हम डिटेल में देखेंगे थोड़ा सा।
क्रिप्स मिशन सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा है, उसी टाइम पीरियड में यह आएगा भारत। सेकेंड वर्ल्ड वार दुनिया में चल रहा है, दुनिया का दबाव पड़ेगा यूके पर कि आप कहीं ना कहीं, मतलब ब्रिटेन पे दबाव पड़ेगा कि भारत को आप आज़ाद करिए। और इसमें कौन कौन से देश होंगे? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, है ना, ये सब जो बड़े बड़े देश हैं, इनका दबाव होगा यूके पर, मतलब कह सकते हैं लंदन पे, कि आप भारत को आज़ाद करिए, अब ऐसे काम नहीं चलने वाला है। इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ का? विंस्टन चर्चिल। और चर्चिल कह सकते हैं बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी है, अच्छा आदमी है नहीं, ठीक है। यह क्या करेगा? दुनिया का दबाव पड़ेगा तो यह एक कमीशन बना देगा। यहाँ भारत में भी देखते हैं बहुत सारा कुछ होता है, सीधे सरकार बोलती है हम एक कमेटी बना देते हैं, एक कमीशन बनाएगा, कमीशन मतलब कमेटी। यह भारत में एक मिशन पे आएगा और उस मिशन का नाम होगा क्रिप्स मिशन। अब क्रिप्स मिशन क्यों नाम होगा? क्योंकि इसके चेयरमैन जो होंगे उनका नाम होगा स्टेफर्ड क्रिप्स, इन्हीं के नाम पे होगा यह क्रिप्स मिशन। साथ में इनके दो और सहयोगी होंगे, उनका नाम होगा पैथिक लॉरेंस। नाम याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, इन तीनों का नाम याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके चेयरमैन कौन थे और चेयरमैन के साथ और दो लोग कौन थे? और एक कब आया? 1942 में आया। यह आएगा तो कोई भी कमीशन बनेगा तो कुछ अपना रिपोर्ट देगा। यह रिपोर्ट देगा तो क्या कहेगा? यह पहले रिपोर्ट हम बाद में देखेंगे, उसके पहले हम देख लेते हैं कि यह जब कमीशन भारत में आएगा तो इससे बात करने के लिए कौन कौन से लोग होंगे। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का नेता तो कई था, तो आईएनसी सोचेगा कि हम दो लोगों को डिप्यूट करते हैं जो इस कमीशन से बात करेगा। दो लोग था, एक थे जवाहरलाल नेहरू और दूसरे इनके साथ नेता थे मौलाना आज़ाद। जवाहरलाल नेहरू इनकी विद्वता का दुनिया कायल था और मौलाना आज़ाद ये बहुत विद्वान व्यक्ति में इनकी गिनती होती थी, मौलाना आज़ाद का। इन दोनों लोगों को रखा गया। और दूसरी बात है, एक थे हिंदू, एक थे मुस्लिम, तो जो भी निर्णय होगा हिंदू मुस्लिम दोनों की तरफ से होगा। कितना बेहतरीन तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दो विद्वान को भेजा बात करने के लिए। बाद में देखते हैं क्रिप्स मिशन का प्लान जो होता है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं मानती है। कारण क्या होगा? इनका जो कमेटी का जो रिपोर्ट आएगा वो रिपोर्ट में कहेंगे कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार बीतेगा तो हम भारत को डोमिनियन स्टेटस देंगे, डोमिनियन स्टेटस देंगे। पहला डोमिनियन स्टेटस की बात करेगा। दूसरा कहेगा कि हम सेकेंड वर्ल्ड वार बीतने के बाद भारत को इतना अधिकार देते हैं कि अपना संविधान आप बना सकते हैं, संविधान बनाने का अधिकार देता है। अब बताइए, क्या पहला ऑप्शन जो डोमिनियन स्टेटस का आपको सही लग रहा है? हमने तो 1929 के रावी वाला डिक्लेरेशन में जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। 30 में जब हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं 29-30 में, तो हम यहाँ पे 1942 में डोमिनियन स्टेटस की बात क्यों करेंगे? ये बात बुरा लगा। दूसरा बात, जब हम कंप्लीट हो जाएंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमको मिल जाएगा, तब तुम कौन होते हो कि हमको संविधान बनाने का अधिकार दोगे? हम खुद अपना बना लेंगे। इन दोनों आधार पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, बोला कि यह बेकार है। और गांधी जो क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव होगा, गांधी इसको कहेंगे पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक। यह स्टेटमेंट याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पोस्ट डेटेड चेक गांधी किस टर्म में कहते हैं, किसको कहते हैं, या किस मिशन के बारे में कहते हैं? ठीक है, तो क्रिप्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब चलिए, ये हो गया गांधी पोस्ट डेटेड चेक किसको बोलेंगे? क्रिप्स मिशन को, मतलब क्रिप्स मिशन के रिपोर्ट को। अब अगला टॉपिक हम देख लेते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट। ये आएगा 1942 में, बहुत फेमस इंसिडेंस है।
यहाँ पे बीपीएससी सवाल इस टॉपिक से कई बार बनाया है। देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छोड़ो, इसका मतलब ही भारत छोड़ो। इसका प्रस्ताव आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसका प्रस्ताव कब लाया गया? इसका प्रस्ताव लाया गया वर्धा अधिवेशन में। वर्धा अधिवेशन जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वहीं पे इसका प्रस्ताव लाया गया। कहाँ पे? बम्बई में। ठीक है, बम्बई में वर्धा अधिवेशन आया था, वहीं पे इसका प्रस्ताव पास किया गया। वर्धा कहाँ पे है? महाराष्ट्र है, मुंबई में है। ठीक है, तो प्रस्ताव आता है वर्धा अधिवेशन में। इस प्रस्ताव को लाएगा कौन? गांधी के साथ यहाँ पे रहेंगे गांधी, तो इस प्रस्ताव को तैयार करेंगे। इनके साथ कौन होंगे? वो होंगे जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। ये आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है कि प्रस्ताव को गांधी किसके साथ लाते हैं, मतलब तैयार करने में कौन कौन से लोग हैं। एक हैं जवाहरलाल नेहरू, दूसरे हैं मौलाना आज़ाद। ठीक है, ये जो मौलाना आज़ाद हैं, अबुल कलाम आज़ाद, ये उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के INC के अध्यक्ष हैं। सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट बनते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन? आज़ाद बनते हैं। यह जब क्विट इंडिया मूवमेंट आएगा तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन होंगे? मौलाना आज़ाद होंगे। दूसरा, अगर हम इनका बात करें तो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति जो होगा, जो कांग्रेस का कार्यकारिणी समिति होगा, इसके भी यह अध्यक्ष होंगे। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप इसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, और गांधी प्रस्ताव लाते हैं जवाहरलाल नेहरू और आज़ाद के दोनों के समर्थन से। जब प्रस्ताव पेश किया जाएगा, प्रस्ताव को पेश कौन करेगा? ये करेंगे जवाहरलाल नेहरू, इसको कॉन्फ्रेंस में पेश करेंगे। और जब यह पेश करेंगे तो इस प्रस्ताव को समर्थन कौन करेगा? समर्थन करेंगे पटेल, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये सारे फैक्ट याद रखेंगे, एग्जाम में सवाल कहीं से ही बन सकता है। समर्थन करेंगे पटेल, पेश करेंगे जवाहरलाल नेहरू, प्रस्ताव को लाएंगे गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद के समर्थन से, मतलब तीनों लोग मिलकर इस प्रस्ताव को बनाएंगे। 8 अगस्त, अब थोड़ा सा यहाँ पे डेट फैक्ट याद रखेंगे। 8 अगस्त 1942 बम्बई इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन चल रहा है। वहाँ पे यह क्विट इंडिया मूवमेंट को पास किया जाएगा। कहाँ पे? ये ग्वालियर टैंक में, ग्वालियर टैंक जगह है, यहाँ पे मीटिंग चल रहा है। 8 अगस्त 1942 को बम्बई में क्विट इंडिया मूवमेंट पास किया जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के बैठक में। और बैठक में यह पारित किया गया कि हम अगले दिन से 9 अगस्त 1942 को हम क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कर देंगे। अब आपसे एग्जाम में दोनों प्रश्न बन सकता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में इसको पास किया गया। ठीक है, ग्वालियर टैंक जो हो रहा है मुंबई में अधिवेशन, उसमें किस डेट को किया गया? 8 अगस्त। और क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हो रहा है? 9 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है। देखिए, ये फैक्ट आप दोनों याद रखेंगे। जब 9 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होगा, इसी दिन अंग्रेज एक चलाएंगे ऑपरेशन, उसका नाम है ऑपरेशन जीरो आवर। जीरो आवर के तहत क्या होगा? गांधी और बड़े बड़े जो नेता हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जैसे गांधी को गिरफ्तार किया जाएगा, इनको पूना के आगा खां पैलेस है, आगा खां पैलेस है, उसमें इनको नज़रबंद कर दिया जाएगा। इन्हीं में गांधी के साथ इसी में रखा जाएगा सरोजिनी नायडू को। ठीक है, एक फेमस नाम है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को हम देखेंगे बांकीपुर पटना में। ये राजेंद्र प्रसाद पटना से मुंबई आने वाले होते हैं, लेकिन इनको पटना से मुंबई आने नहीं दिया जाएगा और पटना में इनको बांकीपुर में इनको नज़रबंद कर दिया जाएगा। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट में राजेंद्र प्रसाद को कहाँ जेल में रखा गया? बांकीपुर। ठीक है, बांकीपुर कहाँ है? पटना में, सबको पता ही है। अब देखिए, जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा है तो
घटना बहुत सारी होगी, बहुत सारे रीडर उस समय आएंगे। कुछ रीडर बड़ा फेमस होंगे, जैसे एक होंगे राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया। और कभी भी डेमोक्रेसी की बात की जाती है तो पार्लियामेंट में लोहिया के भाषण को जरूर याद किया जाता है। लोहिया डेमोक्रेसी में समाजवाद को प्रतिस्थापित करने वाले नेता माने जाते थे, और कहा जाता है कि जब लोहिया बोलते थे तो जवाहरलाल नेहरू ऐसे व्यक्ति इनके भाषण को सुनते थे और बाद में आकर तारीफ़ करते थे कि आज तुमने बड़ा अच्छा भाषण दिया है। लोहिया का ये शख्सियत था। यह व्यक्ति जब फ्रीडम स्ट्रगल में 1942 में उतरते हैं तो यह अपने स्तर से समर्थन करते हैं और रेडियो पर यह प्रसारण शुरू करते हैं और अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने का बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए हर कोई लड़ नहीं रहा है, कुछ लोग लड़ रहा है, कुछ लोग पब्लिक को मोटिवेट कर रहा है, कुछ लोग पब्लिक को समझा रहा है, कुछ लोग इंटेलेक्चुअल है वो अपने तरीके से लोगों को समझा रहा है। मतलब हर लोगों का काम करने का तरीका अलग अलग है। ये चंद्रशेखर आज़ाद की तरह और भगत सिंह की तरह लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये रेडियो पे आकर लोगों को समझा रहे हैं। तो फ्रीडम स्ट्रगल में जो लोग मानता है कि सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह या गांधी का रोल बहुत बड़ा था, बिल्कुल बड़ा था, इनका कुछ भी छोटा रोल नहीं था। लेकिन जो बाकी लोग थे, जो लोग गाँव देहात में थे, कहीं छोटे शहर में थे, उनका भी कम रोल नहीं था। जैसे देखिए राम मनोहर लोहिया के रोल को आप कम कैसे मान सकते हैं? उस समय रेडियो पे आकर प्रसारण कर रहे हैं, क्या इस बात को आप कम मान सकते हैं? नहीं मान सकते। हर आदमी का अपना अपना रोल है और जिसको जहाँ पे अच्छा लगा अपने स्तर से लोग प्रसार कर रहा है, समर्थन कर रहा है अपना। इसीलिए फ्रीडम स्ट्रगल में कहा जाता है कि कोई किसी का रोल कम नहीं। हाँ, अब 10 आदमी है तो हो सकता है कोई टॉप पे होगा, कोई बॉटम पे होगा, कोई एक थोड़ा बहुत 10% 5% ज़्यादा करेगा, ये नो डाउट। यहाँ भी कहीं भी टीम में देखेंगे तो होता है। लेकिन फ्रीडम स्ट्रगल में इसलिए जो भी समझदार लोग हैं, किसी के मेहनत को, किसी की क्षमता को या किसी के उस समय का जो भी परिश्रम लोग किया उसको कम नहीं आंकता है। ठीक है, जो लोग भी थे अपने स्तर से सब लोग अच्छा काम किए। ठीक है, राम मनोहर लोहिया रेडियो प्रसारण से आकर लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारा अगला कार्यक्रम क्या होगा। इसी टाइम में एक और है उषा मेहता। उषा मेहता एक कांग्रेस रेडियो का प्रसारण करेंगे। देखिए अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए रेडियो पर प्रसारण कौन कर रहा है, आपका आंसर होगा दोनों, राम मनोहर लोहिया और उषा मेहता। अगर कांग्रेस रेडियो पूछ दिया जाए तो उषा मेहता होगा। ठीक है, ये सब छोटे छोटे फैक्ट हैं जहाँ पे आप सिले मिस्टेक कर सकते हैं। कांग्रेस रेडियो की बात है उषा मेहता, रेडियो प्रसारण की बात है उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया दोनों होगा। ठीक है, एक और यहाँ पे बड़ा फेमस इंसिडेंस है, हमारे जो सबसे बिहार के बड़े लीडर में उनका नाम शुमार है जेपी जयप्रकाश। इनके बारे में आपको शायद पता होगा। यह जो जयप्रकाश हैं 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में ही यह फेमस होते हैं। इसके पहले की घटना में इनका कोई बड़ा रोल नहीं है क्योंकि इनका उम्र ही कम है। 1942 के टाइम में देखेंगे तो ये अपने अपना योगदान देने के लिए आते हैं बाहर। ठीक है, अब क्विट इंडिया मूवमेंट में सबसे बड़ा इनको रोल दिया जाता है और उसी टाइम ये फेमस होते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जयप्रकाश नारायण आज़ादी के किस आंदोलन में, किस टाइम पीरियड में फेमस होते हैं, वो टाइम पीरियड है आपका 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। ये क्या करेंगे, आज़ाद दस्ता का गठन करेंगे, आज़ाद दस्ता बनाएंगे। कहाँ पे बनाएंगे, नेपाल में। एक जगह है बकरी का टापू। बकरी का टापू याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनको भी अंग्रेज पकड़ के जेल में डाल देंगे और इनको जेल में डालेंगे कहाँ पे, हजारीबाग में। हजारीबाग जेल में इनको डाला जाएगा, जेल से फरार हो जाएंगे, फरार होकर नेपाल भाग जाएंगे, वहीं पे आज़ाद दस्ता बनाएंगे और जगह का नाम है बकरी का टापू। वहीं से अपना ये भूमिगत होकर मतलब अंडरग्राउंड होकर अपना काम करेंगे। ठीक है, देखिए जेपी हो, राम मनोहर लोहिया हो, उषा मेहता हो, सब लोग अंडरग्राउंड होकर अपना अपना काम कर रहा है। कुछ लोग जेल से काम कर रहा है, कुछ लोग बाहर से काम कर रहा है। मतलब भारत से लेकर नेपाल तक जो जहाँ पे व्यक्ति है अपना अपना आंदोलन में योगदान दे रहा है। ठीक है, अब आपसे एक सवाल, बड़ा फेमस सवाल है, बिहार स्पेशल में रोहित सर ने पढ़ाया है या कई बार टेस्ट में ये पूछा गया है सवाल, बीपीएससी भी पूछा इस सवाल को कि जेपी हजारीबाग जेल से भागते हैं, किस दिन भागते हैं, किस दिन भागते हैं? आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम थोड़ा सा हिंट आपको दे देते हैं। वो दशहरा है या दिवाली है,
ठीक है, यही दोनों दिन है। आप कमेंट बॉक्स में इसका ज़रूर आंसर दे दीजिए। पिछली बार ये एग्जाम में पूछा गया, बहुत लोग इसको गलती भी किए हैं, बिहार स्पेशल में इसको कराया गया, एक बार जाकर उसको थोड़ा सा कर लेंगे। इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखेंगे। चलिए हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। इस टाइम में समानांतर सरकार बनती है, पैरेलल गवर्नमेंट बनती है। कहाँ पे बनती है? क्विट इंडिया मूवमेंट में लोग इतने नाराज़ हो जाएंगे, कहेंगे कि भाई हम अपना सरकार खुद बनाएंगे, और ये दो जगह, एक है बलिया और एक है सतारा, ये दोनों जगह पैरेलल गवर्नमेंट चलाया जाएगा। आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि कौन कौन सी जगह है जहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट चलाया गया, समांतर सरकार चलाया गया। वो है बलिया यूपी, सतारा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ठीक है, ये सतारा है महाराष्ट्र में। अब चलिए हम लास्ट टॉपिक की बात करेंगे, और लास्ट टॉपिक हमारा होगा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन यह बीपीएससी का मान लीजिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार इस पर सवाल पूछा गया है। कैबिनेट मिशन आता कब है? 1946 में आता है। आपसे कई बार ये डायरेक्ट सवाल यही पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन कब आता है? 1946 में आता है। कैबिनेट मिशन जब आएगा उसमें वहाँ का पीएम कौन होगा? देखिए, दो घटना होगी कैबिनेट मिशन आने के पहले ना, दो घटना बड़ा इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए आएगा। पहला, अगर भारत में हम बात करें तो पहला घटना होगा, एक जो रॉयल इंडियन नेवी था, रॉयल इंडियन नेवी था भारत में, वह क्या करेगा? बहिष्कार करेगा, बगावत कर देगा। अब बताइए, अभी तो भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो आर्मी है या नेवल है या कोई भी आर्मी या एयरफोर्स है, कोई बगावत कर दे, सरकार का क्या औचित्य रह जाएगा? सेना ही बगावत कर दी। यही घटना उस समय होता है। यह घटना होता है मुंबई में। उस समय का मुंबई नहीं, बम्बई है। बम्बई में जो रॉयल इंडियन नेवी है, जो नौसेना है, इसके कुछ जो कर्मचारी थे, मतलब सेना में जो जवान थे, इनको खाना बढ़िया नहीं मिला, घटिया खाना दिया जाता था। खाना तो जिनमें भी अच्छा नहीं मिलता था, सेना को भी किसी को अच्छा नहीं मिलता था उसमें। अभी भी कुछ स्तर उतना बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन उतना बढ़िया नहीं हुआ है फिर भी। तो ये लोग खाना का घटिया खाना मिलता है, इसके लोग विरोध करते हैं। विरोध का स्तर ये हो गया कि रॉयल इंडिया जो नेवी थी, ये कहती है कि हम भूख हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। हमने जो गांधी का आंदोलन देखा था, भूख हड़ताल, हंगर स्ट्राइक, धीरे धीरे वह लोगों में पहुंच रहा है, और कहीं ना कहीं सेना के जवानों में भी पहुंच रहा है, ठीक है। भूख हड़ताल करने की बात होती है, और भूख हड़ताल में कहते हैं जवान कि हम जो आंदोलन करेंगे, जो भूख हड़ताल करेंगे, एक स्लो डाउन मूवमेंट यहाँ पे चला, स्लो डाउन हड़ताल। मतलब देखिए, हम काम करेंगे, हड़ताल में ऐसा नहीं होता कि पूरा काम बंद कर दिया जाए। हड़ताल होता पूरा काम बंद, एक कहता है स्लो डाउन हड़ताल करेंगे, मतलब जो काम हमको करना है 10 दिन में, उस काम को हम करेंगे 30 दिन में। स्लो डाउन कर देंगे, काम की रफ्तार को बहुत धीरे कर देंगे, बहुत धीरे धीरे अपने हिसाब से करेंगे। जब मन करेगा जाएंगे, जब मन करेगा नहीं जाएंगे, अपने मन के राजा हैं, ठीक है। तो इससे तो काम चलेगा नहीं। तो स्लो डाउन हड़ताल अगर आपसे पूछा जाए, बहुत अच्छा सवाल बन सकता है कि स्लो डाउन हड़ताल किस टॉपिक से या किससे संबंधित है। 3-4 ऑप्शन दे देगा तो आप याद रखेंगे। जो रॉयल इंडियन नेवी नौसेना विद्रोह होता है, इसी पे सवाल पिछली बार बीपीएससी बनाया था कि नौसेना विद्रोह क्यों करती है, कारण क्या था, कब होता है ना। तो ये सब थोड़ा सा याद रखेंगे। इसका मतलब ये था कि स्लो डाउन में हम अपना ड्यूटी करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे, टाइम डिलीवरी की जिम्मेदारी हम नहीं लेते हैं। और जो मुंबई से यह घटना शुरू हुआ था, धीरे धीरे आप देखेंगे कराची, लाहौर और लगभग पूरे भारत में यह घटना पहुंच जाती है। दूसरा एक घटना होगा इंग्लैंड में। ये तो नेशनल घटना था रॉयल इंडियन नेवी का। दूसरा एक घटना होगा इंग्लैंड में, वहाँ पे चुनाव हुआ रहेगा और वहाँ पे नया एक लीडर बन के आएगा, उसका नाम है क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली। और भारत को जब आज़ादी मिलेगा तो कौन रहेगा? यही रहेगा, एटली रहेगा वहाँ का प्राइम मिनिस्टर। कहा जाता है कि यह लेबर पार्टी का था और यह थोड़ा भारत की तरफ इसका झुकाव था। मतलब ये नहीं कि भारत के लिए प्रो सोचता था। इसके पहले जो चर्चिल था उसके कंपैरिजन में यह थोड़ा सा अच्छा आदमी था, ठीक है। हम कंपैरिजन चर्चिल से कर रहे हैं, एक भारतीय से इसकी कंपैरिजन नहीं हो रही है, तो मान के चलिए कि चर्चिल से काफ़ी
ठीक ठाक आदमी था। ये क्या करेगा, जब यह घटना को, जब रॉयल इंडियन नेवी वाला घटना को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास जाएगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वहाँ पे कौन है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस है, वो देखेगा तो कहेगा कि भाई ये तो बड़ा गड़बड़ बात है कि भारत के आर्मी जो है रिवोल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कहेगा कि हम एक संवैधानिक सुधार के लिए कमेटी बनाएंगे, संवैधानिक सुधार के लिए एक कमेटी बनाएंगे। हमने पहले बताया था ना आपको कि कुछ भी होगी तो क्या करते थे ब्रिटिशर से, अभी भारत में गवर्नमेंट क्या करती है, कमेटी बना देती है, मामला दब गया। कमेटी बनाएगा कि हम कुछ सुधार करेंगे, एक रूल बनाएंगे और उसके आधार पर हम काम करेंगे कि जो भी जवानों को, नेवल के जो जवान हैं, रॉयल इंडियन नेवी के जो जवान हैं, इनको दिक्कत हो रहा है, उनको दिक्कत ना हो, इसके लिए हम एक कमेटी बना रहे हैं। कमेटी का सुझाव आएगा, कमेटी सुझाव देगा, कैबिनेट मिशन का सुझाव आएगा कि 3 स्तर पर शासन का व्यवस्था होना चाहिए। दूसरा एक और आएगा कि जो प्रांत थे उनको 3 भागों में बांटा जाए, ए बी सी ग्रुप में इनको बांट दिया जाए। और यह जो कमीशन होगा, कैबिनेट मिशन होगा, यह कहेगा पाकिस्तान की जो मांग थी उसको ठुकरा देगा। ठीक है, ये देखिए कमेटी का तो बहुत सुझाव होगा, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान की मांग को ठुकरा देगा। आपसे एग्जाम में कई बार यह पूछा गया है। और यह 3 डिवीज़न किया जाएगा, ए बी सी, एक आपसे एग्जाम में ये सब आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और कैबिनेट मिशन ये भी कहता है कि भारत अपना एक संविधान सभा बना सकता है, भारत अपना एक संविधान सभा बना सकता है। आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि भारत का संविधान बना है या किस कमीशन के आधार पर बना है, तो आपका आंसर होगा कैबिनेट मिशन। इसका आंसर होगा कैबिनेट मिशन के आधार पर भारत का संविधान सभा बना है। तो कैबिनेट मिशन इसकी बात करता है। हालांकि बात तो किया था क्रिप्स मिशन भी, लेकिन उसके बाद में क्लैरिटी नहीं थी। ठीक है, लेकिन कैबिनेट मिशन के बाद में थोड़ा सा क्लैरिटी मिलती है। अब जब संविधान सभा की बात हो रही है तो आपके दिमाग में ये भी आया होगा कि क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस संविधान सभा की कई बात करती है क्या? तो पहला ऐसा जो सेशन है 1936 का है, फैजपुर अधिवेशन। इसमें कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस पहली बार भारतीय संविधान सभा की बात करती है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? जवाहरलाल नेहरू। और ये फैजपुर है, कहा जाता है कि पहला जो ग्रामीण क्षेत्र में जो समिट हुआ था, मतलब आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है फैजपुर गांव में हुआ था। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछा पहला गांव में हुआ सम्मेलन कौन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का? तो फैजपुर 1936, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनेंगे। ठीक है, तो कांग्रेस सेशन पहली बार, कांग्रेस में पहली बार संविधान सभा का बात होगा 1936 में, और ब्रिटिशर्स पहली बार बात करेंगे कैबिनेट मिशन में। ठीक है, उसके बाद जब संविधान सभा की बात होगी तो संविधान सभा के लिए कहा जाएगा कि 10 लाख लोग पर एक प्रतिनिधि होंगे। ठीक है, 10 लाख लोग पे एक प्रतिनिधि होंगे, मतलब जितना जनसंख्या था उस आधार पे प्रतिनिधि को बांट दिया गया। अब इटली वहाँ का, यूके की बात करें, यूके में प्राइम मिनिस्टर कौन है? इटली। ठीक है, इस समय देखेंगे वेवेल, लॉर्ड वेवेल जो है, लॉर्ड वेवेल वायसराय है, वायसराय है। इसको हटाता है और लॉर्ड वेवेल के स्थान पे किसको लाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन को ऐसा नहीं कि भारत में बहुत आप आइएगा तो काम करने के लिए आपको भेजा गया। लॉर्ड माउंटबेटन इटली का अपना आदमी था, और लॉर्ड माउंटबेटन को इस आधार पे भेजा गया, इनकी मार्च में भारत इनको भेजा जाता है, और इस आधार पे भेजा गया कि जून 1948 तक हमको भारत को आज़ाद कर देना है। इस आधार पे आप प्लान तैयार करिए, मतलब इटली माउंटबेटन को इस आधार पे भारत भेज रहा है,
और इतना समझा के भेज रहा है कि भारत में हमें जून 1948 से पहले निकल जाना भारत से। आप ऐसा कुछ प्लान करिए कि हमारा कम से कम मिनिमम नुकसान हो, ठीक है। तो यहीं पे लॉर्ड माउंटबेटन एक माउंटबेटन प्लान बनाएगा और इसी प्लान में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा का जिक्र किया जाएगा, ठीक है। तो माउंटबेटन प्लान यही है। एक जब कैबिनेट मिशन फेल हो जाएगा तो उस समय माउंटबेटन आएगा, भारत आएगा, मतलब मार्च में ही भारत आ जाएगा। भारत आएगा तो यह एक बाल्कान प्लान बनाएगा। जब कैबिनेट मिशन फेल होगा तो माउंटबेटन एक बाल्कान प्लान बनाएगा और इसमें जो कैबिनेट मिशन के कुछ कमियां थी, इसको दूर करने की कोशिश करें। कहाँ पे? बाल्कान प्लान में। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बाल्कान प्लान में क्या कहा गया था, तो बाल्कान प्लान में जो कैबिनेट मिशन की कमियां थी उसको दूर करने का प्रयास किया गया। कौन लेके आता है? लॉर्ड माउंटबेटन लेके आता है। दूसरा, आपसे एक और पूछा जा सकता है कि माउंटबेटन भारत आता है, माउंटबेटन प्लान किसने बनाया? तो माउंटबेटन बनाया। इसका मुख्य कारण था कि 1948 से पहले हमको भारत छोड़ देना है और ब्रिटिशर्स को मिनिमम नुकसान हो यहाँ पे, ठीक है। ये प्लान बनाते हैं और फिर वहाँ के यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में रखा जाता है, वहाँ पे पास हो जाता है। फिर यहाँ पे 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिल जाती है। जब आज़ादी मिलेगी 1947 में, तो आपसे 2-3 प्रश्न यहाँ से बनता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन होगा? वो होते हैं JB कृपलानी। JB कृपलानी अध्यक्ष होंगे, ठीक है। लेकिन नवंबर में, अगस्त में आप आज़ादी मिलता है, नवंबर में JB कृपलानी जी रिज़ाइन दे देंगे। ये जब रिज़ाइन देंगे तो उसके बाद अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। अभी तक BPSC नहीं पूछा है, बिहार से जुड़ा हुआ सवाल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 1947 में जब JB कृपलानी रिज़ाइन देते हैं तो उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो यहाँ पे आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। आप इसको याद रखेंगे। एक और सवाल, 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, कोई एग्ज़ाम का पेपर था शायद, उसमें मैं देख रहा था, पूछा हुआ था उस दिन कौन सा दिन था? शुक्रवार था। हालांकि ये सब आप रीजनिंग के थ्रू निकाल सकते हैं डेट एग्ज़ाम में, लेकिन जिसको रीजनिंग नहीं पता होगा शायद उनको दिक्कत हो सकता है। तो आजकल बहुत सारे फैक्चुअल सवाल बन रहे हैं कहीं कहीं से, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो याद रखेंगे 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था, शुक्रवार दिन था। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का, जो लगभग आज ख़त्म हुआ। तो बहुत सारा टॉपिक अभी भी बचा है, लेकिन मोर और लेस जो भी इंपॉर्टेंट था हमने कराया। कुछ और टॉपिक जो होगा आगे आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप 2 काम करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और मॉडर्न हिस्ट्री का जितना पूछा हुआ सवाल है सारों को बना जाइए। आप जो भी बुक ले रहे हों उससे बनाइए और जो भी एक्सप्लेनेशन उसका दिया हुआ हो उसको बड़ा डिटेल में पढ़ें, क्योंकि सवाल वहाँ से भी बनता है और आपका कंसेप्ट वहाँ से क्लियर होता है। खासकर अगर आप तर्कस बुक लिए हैं तो हम आपको ऑफ़र करेंगे कि मतलब आपको हम बताने की कोशिश करेंगे कि उसका एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया है, वहाँ से कर लीजिए। आपका बहुत सारा सवाल उसके एक्सप्लेनेशन से आपके फंसेंगे। बाकी जो भी आपके पास है उसको करिए, वो भी ठीक है, ठीक है। आप किताब मत बदलिए, जो आप पढ़ रहे हैं वहीं पढ़िए। अब ज़्यादा किताब बदलने से फ़ायदा नहीं है, एक ही किताब को ज़्यादा पढ़िए, वो फ़ायदा होगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर बनाइए, इसी से फ़ायदा होगा। और बार बार रिवीजन करते रहिए, जो नोट्स है आपका, नोट्स का रिवीजन करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।